समझेंगे कि मुद्रा और बैंकिंग यानी मनी और बैंकिंग क्या होता है। क्लास 12 का चैप्टर 3 का ये चैप्टर है। आज हम देखते हैं कि जब भी हम व्यापार करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि वस्तु लेते हैं और उसका भुगतान कर देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब मुद्रा का विकास ही नहीं हुआ था तो कभी क्या होता था, तो उस टाइम था वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था हम समझते हैं ये एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए रूस, आज के समय में रूस क्या करता है, भारत को क्रूड ऑयल बेचता है और ये डिफेंस सिस्टम बेचता है, तो ये क्या है, वस्तु है। अब इसके बदले भी भारत क्या करता कि इसको वस्तु बेचता है जो रूस को जरूरत है, तो वो कहलाता, ये सिस्टम कहलाता बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मुद्रा का विकास हुआ और मुद्रा का विकास हुआ तो आज क्या है कि आज हम जब रूस से तेल और डिफेंस सिस्टम खरीदता है भारत, तो उसके बदले क्या करता है, मुद्रा देता है। यानी रुपया में हो सकता है, रुपया भारत का है, रूबल ये रूस का है, और डॉलर अमेरिका का है, और येन क्या है, चाइना का है। तो डॉलर में रूस को प्रतिबंध लगा दिया है व्यापार करने से, इसलिए डॉलर में नहीं होता है, येन में हो सकता है, रूबल में हो सकता है, या रुपया में होता है। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ने से हम पहले समझ लेना बेहतर होगा, ये बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय की परिभाषा जान लेना हमारे लिए बेहतर होगा। क्या कहता है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें लोग व्यापार के लिए वस्तु के बदले वस्तु में ही भुगतान करें, तो क्या होता है, इस व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। समझते हैं कि मुद्रा का कार्य क्या होता है। तो मुद्रा का कार्य होता है विनिमय का माध्यम, यानी दो व्यक्तियों के बीच व्यापार के माध्यम को, व्यापार को आसान बनाता है मुद्रा। जैसे हमने आपको बार्टर सिस्टम में पढ़ाया है कि अगर वस्तु में अगर व्यापार हो रहा है, वस्तु और वस्तु में व्यापार हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी कि हमें योग्य व्यक्ति की तलाश करना पड़ता था कि ये सामान ले और वो सामान दे, उसके बदले वही व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था। लेकिन मुद्रा में हमने क्या देखा कि हम जब रूस से भारत व्यापार कर रहा था, तो हम उसके बदले मुद्रा दे रहे थे और ये हमको वस्तु दे रहा था। वस्तु यानी तेल हो गया या डिफेंस सिस्टम हो गया, या तेल हमको देता है, हम उसके बदले मुद्रा देते हैं। मुद्रा में क्या था, रूबल था, रुपया था, उसके बाद डॉलर था, या हो येन था। तो ये सब में हम व्यापार पैसा कौन, भारत देता था, और उसके बदले डिफेंस हो या तेल हो लेता था भारत। तो इसमें मुद्रा भूमिका निभाती थी। लेकिन वही बड़ी अर्थव्यवस्था में हो ये आसान हो जाता था। लेकिन वही अगर हम बड़ी अर्थव्यवस्था हो या छोटी अर्थव्यवस्था हो, तो वस्तु विनिमय में क्या होता था कि हमको योग्य व्यक्ति की तलाश करना पड़ता था। जैसे कि कौन व्यक्ति हमको तेल के बदले हमें खाद्य पदार्थ दे, तो वो ढूंढना पड़ता था। तो एक ये, और ढूंढने में जो संसाधन लगा वो भी खर्च उठाना पड़ता था। और दूसरा कारण क्या था कि एक वस्तु महंगी, जैसे डिफेंस सिस्टम बहुत महंगी आती है, और वही अगर हम खाद्य वस्तु देखें तो खाद्य वस्तु इसके तुलना में बहुत सस्ती आती है। तो महंगी और सस्ती का एक होता था। और वस्तु को भंडारण लंबे समय तक करने के लिए एक छत्र का आवश्यकता पड़ती थी, छत्र जिसमें उसको भंडारित किया जा सके। और एक लंबी अवधि तक इसमें एक और प्रॉब्लम आती थी कि लंबी अवधि तक ये वस्तु नहीं टिक पाता, तो इसमें एक चुनौती आती थी। लेकिन वस्तु अगर हम मुद्रा का उपयोग किए, तो मुद्रा का उपयोग करने में तो हमें व्यापार में आसान बनाया, और हमें मुद्रा को भंडार करने के लिए एक बड़ा सा क्षेत्र नहीं, कहीं प्लास्टिक में रख लो या कहीं गोदरेज में रख दो। पैसा के लिए तो कोई टेंशन है, जेबी में रख लो 1 लाख रुपया, तो कोई टेंशन नहीं आता। तो ये गणना करने में भी आसान हो जाता है, इसको भंडारण करने में भी उतना तकलीफ नहीं होता। और उसको अब लेकिन
मुद्रा में क्या है कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी, महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी, मुद्रा का क्रय शक्ति घट जाएगा। यानी मुद्रा का क्रय शक्ति क्या होता है, क्रय शक्ति क्या होता है, क्रय शक्ति क्या होता है कि जब हम मान लीजिए कि 1 रुपया में हम कितना वस्तु खरीद रहे हैं, अगर 10 रुपया खरीद रहे हैं, 10 वस्तु खरीद रहे हैं, तो इसका 1 रुपया का ये हो गया, ये 1 रुपया का ये हो गया क्रय शक्ति। वहीं अगर 1 रुपया का हम 5 वस्तु खरीद रहे हैं तो वही क्या हो गया, इसका क्रय शक्ति हो गया। तो क्रय शक्ति समझ में आया, क्रय शक्ति क्या होता है। तो वही अगर जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, इसकी क्या होगी कि क्रय शक्ति रुपया के घटेगी, तो लोग जमा करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके बाद वो निवेश करेंगे। तो निवेश हो सकता है सोना में हो, व चांदी में हो, या भूमि में हो, या क्या हो ये LIC करवा ले, या क्या बॉन्ड बनवा ले, तो ये सब में होगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये समस्या ये है या प्रॉब्लम है कि यह तुरंत क्या होगा, ये तुरंत ये नहीं होगा, क्या चेंज नहीं हो जाएगा। अगर जैसे मान लो सोना लेके गए किसी दुकान में, कहे कि हमको इतना ये वस्तु लाएं, और वो बोले कि हमको ये वस्तु, दुकान में गया बोले ये वस्तु चाहिए और सोना इसके बदले रख लो, तो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन कहेगा नहीं हमको पैसा ला, हमको अभी हम पैसा देंगे, कहाँ इसको हम जाएंगे ये करने के लिए, बंधन पत्र देंगे या बॉन्ड पेपर देंगे, तो कहेंगे कि हमको इसके वस्तु है, ये वस्तु लाओ और बॉन्ड पेपर रखो, तो वो लेगा नहीं लेगा, कहेगा पैसा लाओ इसके बदले हम वस्तु ने ये बॉन्ड पेपर हम नहीं लेंगे। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन आज के दौर में बहुत सारा अर्थव्यवस्था हो या देश हो, वो डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। तो उनका कहना है कि मुद्रा और सिक्का से ब्लैक मनी और करप्शन बढ़ रहा है, जिस वजह से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया को बढ़ने में क्या कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिससे इसमें डिजिटल इंडिया होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो ई वॉलेट यानी फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे जैसी ऐप ने ये डिजिटल इंडिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई डिजिटल होने में। है आधार से पैसा निकालना, उसके बाद जन धन खाता, ये भी क्या हुआ, आधार कार्ड से पैसा निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसके बाद NSW यानी नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसके बाद UPI भी महत्वपूर्ण निभाया। लेकिन इसमें एक चुनौती यह है कि डिजिटल इंडिया में होने में कि साइबर क्राइम जैसी अपराध बहुत बढ़ गया है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट आपने सुना होगा। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता था कि लोग कॉल करते थे, यानी लोगों को पर कॉल आता था, कॉल हो चाहे वीडियो कॉल में हो, ऑडियो कॉल में हो या चैटिंग में, ये क्या किया जाता था जिससे कि लोगों से पैसा ठगा जाता था। समझते हैं कि डिमांड फॉर मनी और मनी सप्लाई यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। तो हम डिमांड फॉर मनी, हम जानते हैं कि मनी की मांग क्यों होता है, क्योंकि मनी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें खर्च करना है, मूलभूत आवश्यकताओं को, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, मनी की अब खर्च करते हैं। खर्च करने के लिए क्या चाहिए, हमको पैसा चाहिए, और पैसा के लिए हमें कमाना पड़ेगा। तो आय जरूर है, आय जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी खर्च ज़्यादा करेगा, जिसकी कम होगी वो क्या करेगा, उतना कम खर्च करेगा। तो हम खर्च के अलावा भी हम क्या करते हैं, उसको अपनी आय से कुछ अंश हम बचत में भी रखते हैं। तो हो सकता है वो नगद में हो या नगद के अपने पास रखे या बैंक के पास रखे। आप बैंक में जितना हम ज़्यादा रखेंगे उतना हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो जितना हम कम रखेंगे वो इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो बैंक क्या करती है, जब लेने के अपने पैसा लोगों से लेने के लिए वो इंटरेस्ट बढ़ा देती है। तो इंटरेस्ट बढ़ाती है तो लोग क्या करेंगे, पैसा उसमें ज़्यादा रखेंगे, तो उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगी। अब उसके बाद अब समझ लेते हैं कि बैंक का कार्य क्या होता है। तो बैंक किसी भी देश के अंदर दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है रिजर्व केंद्रीय बैंक का, एक होता है व्यावसायिक बैंक। अब केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक में अंतर समझ लें कि एक व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक होता है किसी भी देश का प्रमुख, जो सभी कॉमर्शियल बैंकों का क्या कहते हैं नियंत्रण रखता है, और वो सरकार की केंद्रीय बैंक होती है। जैसे भारत में RBI है, RBI सभी बैंकों को रेगुलेट करती है, वो क्या करती है, रेगुलेट करती है, और यह सरकारी बैंक होता है। इसका RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
और यह क्या करती है, मनी को कंट्रोल करती है। जैसे कितने मनी लोगों के पास हो और कितना कम। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया यानी ब्याज कम कर दिया आरबीआई, तो CRR कम, SLR बैंक रेट, रेपो रेट ये सब कम कर दिया, तो क्या हो गया, लोगों के पास पैसा हो गया। अब पैसा हो गया तो वो क्या हो गया कि मुद्रास्फीति ला देगा यानी महंगाई ला देगा। क्योंकि सब लोगों के पास पैसा होगा तो वो वस्तु खरीदना लगेगा, वस्तु खरीदने लगेगा तो क्या होगा, ये महंगाई बढ़ जाएगा। और हमने बताया महंगाई बढ़ेगा तो लोग क्या कहते हैं, करेंसी की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमने आपको बताया था। और वही अगर SLR CRR रेपो रेट बैंक रेट ये सब अगर बढ़ा देती है तो लोगों के पास पैसा क्या होगा, बैंक के पास पैसा कम जाएगा और बैंक ऋण कम देगी, और कम देगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा। ये समझ में आया। उसके बाद इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अभी हमने बताया यहाँ की कंट्रोल करती है SRR CRR रेपो रेट बैंक रेट। ये इसको घटाती है बढ़ाती है तो बैंक लोन लेती है, अगर घटाती है तो लोन बैंक लेती है, कॉमर्शियल बैंक लोन लेती है। और यही क्या करती है, जो लोगों के पास पैसा देती है, तो क्या कहा, बैंकों का बैंक। यही सारे देश के अंदर कॉमर्शियल जितने बैंक है उस सबको रेगुलेट करती है, नियंत्रण की, इसके गाइड पर ही सारे बैंक चलते हैं। उसके बाद ओपन मार्केट पॉलिसी यही लाता है, आगे समझेंगे। उसके बाद फॉरेन करेंसी को भी रिजर्व रखता है, कितना हो और कितना नहीं हो, ये सारा डिसाइड कौन करता है, आरबीआई। अब समझेंगे कि व्यावसायिक बैंक क्या होता है, कि कमर्शियल बैंक यानी व्यावसायिक बैंक क्या होता है। तो ये इस बैंक को ये सेकेंडरी बैंक भी कहते हैं। ऐसा क्यों सेकेंडरी बैंक कहते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ सेंट्रल बैंक प्रमुख भूमिका निभाती है। जो सरकार की होती है वो उसके निर्देशानुसार ही क्या करती है, कमर्शियल बैंक काम करती है, और इसलिए इसको सेकेंडरी बैंक कहते हैं। और यही कमर्शियल बैंक जमाओं को स्वीकार करती है। और जैसे HDFC, SBI, सेंट्रल बैंक, येस बैंक, ये सब क्या करती है, हम जब जमा करते हैं पूंजी अपनी सुरक्षित रखते हैं तो क्या करते हैं, इस सब जमा करते हैं, तो ये क्या है, यही कमर्शियल बैंक और यही जमा स्वीकार करती है। और हमने ये भी बताया था कि आपको बैंक क्या करती है, अगर हम जमा करते हैं पूंजी तो उस पर इंटरेस्ट देती है। उसके बाद यह बैंक, कमर्शियल बैंक उधार भी देती है, और उस पर इंटरेस्ट लेती है। तो उधार क्यों देती है, क्योंकि हमारे ये पूंजी है। तो अगर बैंक सोचती है कि यह जितने भी जमा की गई राशि है वो एक साथ ही नहीं मांगा जाएगा, इसलिए बैंक सोचती है कि इस पूंजी को हम अपने पास रखने से अच्छा है कि हम इसे इंटरेस्ट पर पैसा दे दे, जिससे कि हमें इसके पैसा के बदले और पैसा आए। तो इससे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करती है, हमें इंटरेस्ट भी देती है, और वो अपने स्टाफ को पैसा भी देती है। तो इसी से चलता है। उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड भी देती है, डेबिट कार्ड भी देती है, उसके बाद चेक भी देती है। ये सब क्या करती है, कमर्शियल बैंक का ही फंक्शन है जो ये सब करती है। कि बैंकिंग व्यवस्था में शाख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। तो हमने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक का क्या कार्य है। तो कमर्शियल बैंक क्या करता था, जमाओं को स्वीकार करता था तो उसे स्टॉक में न रख के बल्कि वो उधार में पैसा दे देता था। तो मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति को वो उधार दे रहा है, तो वो ए नाम के व्यक्ति को कहेगा कि पहले हमारे यहाँ अकाउंट खुलाओ, उसके बाद हम क्या करेंगे, तुम्हें उधार देंगे, लोन देंगे। तो उसके बाद लोन देता है। तो इसी तर्ज पे द्रव्य की पूर्ति पुराने जमाओं नए जमाओं के तर्ज पे होती है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि उदाहरण में बैंक हम लोग जब बैंक में पैसा जमा रखते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, एसेट्स होगा। वहीं लेकिन लाइबिलिटीज क्या होता है ये समझ लेते हैं कि लाइबिलिटी में जब बैंक हमें वो पैसा जो हम जमा किए वो पैसा हमें लौटाएगी तो वो बैंक का क्या हो गया, लाइबिलिटी यानी देयता हो गया। समझ में आएगा लाइबिलिटी और देयता। अब एसेट्स में बैंक का भी एसेट्स होता है, जैसे जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कुर्सी, लैपटॉप, ये सब पेपर, ये सब क्या है, बैंक के एसेट्स है। उसके साथ जो बैंक उधार भी देती है लोगों को, जैसे ए नाम के व्यक्ति को उधार दी तो वो क्या हो गया, बैंक का एसेट्स हो गया। उसके बाद बैंक आरबीआई को बॉन्ड या ट्रेजरी बिल के रूप में क्या करती है, पैसा देती है। तो वो क्या हो गया, आरबीआई का, यानी आरबीआई का जो रुपया दिया वो बैंक का क्या हो गया, ये एसेट्स हो गया। आप समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है और ट्रेजरी बिल क्या होता है। तो वो समझ लें, बॉन्ड होता है कि एक समय अवधि में एक संस्था द्वारा दिया गया पूंजी वो क्या कहलाता है, बॉन्ड।
एक समय अवधि के बाद, यानी एक मान लीजिए कि 10 साल के बाद हमको ये पैसा छुड़ाना है, तो 10 साल में पैसा रख दिए, उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो वो क्या हो गया, बॉन्ड। लेकिन आप समझते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं, इसको टी बिल भी बोलते हैं। ये सरकार द्वारा लाया जाता है और सरकार इसे लाती है, इसका अवधि 1 साल के अंदर ही होता है। जैसे इसका न्यूनतम हो गया 91 दिन और अधिकतम हो गया 364 दिन का ये ऋण पर दिया जाता है, ऋण पर लगाया जाता है। 192 दिन पर भी लगाया जाता है। तो ये इसका एक निश्चित अवधि, यानी 1 साल के अंदर में ही, इससे ज़्यादा नहीं जाइएगा। अगर कोई पूछे, एग्जाम में पूछा गया कि ट्रेजरी बिल की अवधि कितने वर्ष तक होती है, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा, ए 82 दिन, बी 83 दिन, सी 394 दिन। तो उसमें 394 दिन, यहाँ ये एग्जाम याद रखिएगा। अब समझ लेते हैं कि लायबिलिटी हमने आपको समझा दिया कि जो आप बैंक का भी होता है, हर व्यक्ति का होता है। जैसे हम लोन लिए तो हम किसको देंगे पैसा, बैंक को। तो हम ये बैंक का तो वो एसेट्स हो गया जो हमको दिया है, हमारा क्या होगा, जो हम बैंक को लौटाएंगे तो हम ये लायबिलिटीज़ हो गया, हमें उसे चुकाना है, उसका इंटरेस्ट है प्लस क्या, मूलधन। तो आप समझ लेते हैं एसेट्स क्या होता है। तो एसेट्स हो गया यानी जो हमारा बैंक में जो जमा किए वो राशि और उस पर ब्याज जो मिला वो दोनों हमारे ही पास आएगा, तो वो हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया। अब लायबिलिटी हमने समझा दिया, यहाँ भी एक बार और समझा देते हैं। जो बैंक में हम पैसा रखें वो बैंक हमें क्या लौटाएगा, तो वो क्या हो गया, बैंक का ये लायबिलिटीज हो गया। आप समझ लेते हैं नेटवर्थ क्या होता है। नेटवर्थ यानी जो एसेट्स में माइनस करेंगे लायबिलिटी, तो वो क्या हो गया, नेटवर्थ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए हमारा कुल धन 20 लाख रुपया है और उसमें हम ऋण लिए हैं 10 लाख का, तो उसमें हम 10 लाख माइनस कर देंगे, जो 10 लाख बचेगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एसेट्स का, सॉरी नेटवर्थ कहलाएगा। समझते हैं कि साख सृजन की सीमाएं और मुद्रा गुणांक यानी लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लाई क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि व्यावसायिक बैंक जब जो है अपनी राशि तो जमा देते हैं, तो वो क्या करता है, उधार में दे देता है। तो उधार में दे देता है, तो हमने यहाँ एग्जांपल दिया है कि ये व्यक्ति ना वो 500 दिया है, लेकिन अब हो सकता है कि वो करोड़ों में दे, लाखों में देता है। बैंक की क्या एक सीमित लिमिटेशन हो कि जिससे कि वो हमारी राशि को समय समय पर भुगतान भी करता रहे और वो अपनी कार्य को भी चलाता रहे। तो कितनी एक लिमिटेशन है। अगर मान लिया जाए अगर वो पूरा राशि दे देता है तो क्या होगा कि हमारी राशि वो नहीं दे पाएगा और ये दिवालिया हो जाएगा। उसके बाद अगर ना दे तो उसके बावजूद भी दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि वो हमने बताया था कि कमर्शियल बैंक में कि हमारी जो जमा राशि है उसके बदले वो क्या करता है, हमें इंटरेस्ट भी देता है। तो हमें जब इंटरेस्ट देता है तो वो इंटरेस्ट कहाँ से देगा, जब वो ब्याज पर नहीं देगा। तो हमने आपको भी बताया था कि बैंकों का बैंक क्या होता है कि बैंकों का बैंक कौन था, तो आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के निर्देशक अनुसार ही क्या करती थी, जितनी भी कमर्शियल बैंक देश के अंदर वो सारी उसके नीतियों के हिसाब से ही काम करती थी। तो वो आरबीआई मौद्रिक नीति लाती है, क्योंकि मुद्रापूर्ति को नियंत्रण करने के लिए, तो मुद्रापूर्ति को नियंत्रण करने के लिए लाती है तो मौद्रिक नीति। अब उसी में सीआरआर और एसएलआर है। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर यानी सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो। आप समझेंगे कि एसएलआर होता है अल्पकालीन के लिए, लेकिन वही जो इसमें बैंक अपनी राशि को रखती है। उसके बाद सीआर कैश रिजर्व रेशियो यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये राशि, जैसे मान लीजिए कि बैंक में 100 रुपया टोटल धन जमा है, तो उसमें से इसमें 20% यानी सीआरआर में 20% क्या करती है कि आरबीआई को पास रखना पड़ता है। क्यों 20% रखना पड़ता है, इसलिए रखना पड़ता है 20%, क्योंकि अगर आपातकालीन में अगर जब बैंक के दिवालिया हो जाए, तो इसी पैसे से क्या किया जाए कि सभी लोगों का पैसा रिटर्न किया जाए, इसलिए यह सुरक्षित रखा जाता है। तो तो अब मान लीजिए 100 रुपया का 20% ये रिजर्व रखा, तो ये 100 रुपया का कितना हुआ, 20 रुपया हुआ। तो 20 रुपया क्या करती है, रिजर्व रखती है। अब क्या करती है, अब अगले वर्ष में ये क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अब इसमें से जो 80 रुपया बचा, तो इसमें क्या करेगा, ये इन लोन पर फिर दे देगा, लोन पर ये दे देता है। तो लोन पर जब ये दे देता है तो फिर इसमें से क्या होगा कि
हमें 20% रखना पड़ेगा। तो 20% हम रखेंगे तो 16 रुपया हुआ। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 रुपया। अब 36 रुपया होगा और फिर इसमें से जो अब माइनस करेंगे 100 में से, क्योंकि हमें यहाँ कितना टोटल आया था हमारे 100 रुपया। अब 100 रुपया में से अब माइनस करेंगे 36 को, तो कितना हो जाएगा 64 रुपया। अब 64 को ये फिर क्या करेगा कि फिर लोन पर दे देगा, तो लोन कर देगा। अब इसमें से जो क्या हुआ, अब इसमें से 20% हम रखेगा। अब 20% क्या करेगा, 20% क्या करेगा रिजर्व रखेगा। तो अब रिजर्व रखेगा तो ये तब तक प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि ये जो छते हम इसको जोड़ें फिर इसको जोड़ें फिर इसको जोड़ें तो 36 हुआ। ये तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि ये कुल जमाओं के बराबर CRR ना हो जाए। जैसे हम 100 रुपया कितना हुआ जमा हुआ था ना, क्योंकि सभी का जो सब बैंक में जमा किया था रुपया, तो वो 100 रुपया तो कुल धन था, तो इतने के बराबर तब तक ना हो जाए CRR, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा मुद्रा गुणांक। मुद्रा गुणांक समझ में आया। अब ये CRR क्या होता है, ये अल्पकालीन होता है जो हम पहले भी बता दिए हैं। तो मल्टीप्लाई समझ में आया। समझते हैं कि मुद्रापूर्ति के नियंत्रण के लिए नीतिगत उपकरण क्या है। तो हमने आपको जब बताया था कि जब पढ़ा रहे थे केंद्रीय बैंक यानी RBI जब बता रहे थे, उसमें हमने बताया था कि RBI मौद्रिक नीति लाती है। मौद्रिक नीति हमने उस टाइम बता दिया कि आगे बताएंगे। तो आप समझते हैं कि मौद्रिक नीति लाती है क्यों। तो मौद्रिक नीति इसलिए लाती है जिससे कि क्या हो सके कि मुद्रा के आपूर्ति को एक नियंत्रण किया जा सके। जैसे हमने व्यावसायिक बैंक में बताया था कि अगर व्यावसायिक बैंक अगर जितना ऋण देती जाएगी, इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा आते जाएगा। तो इससे लोगों के पास पैसा जब आते जाएगा तो क्या होगा, वो मुद्रास्फीति लागे जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में 100 रुपया है। एक अर्थव्यवस्था है जिसमें बाजार में 100 रुपया है और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था चल रही है, उसमें ना ही तो मंदी है और ना ही क्या है मुद्रास्फीति यानी महंगाई है, तो नहीं है। तो अब बैंक में जमा 100 रुपया है, 100 रुपया क्या किया, लोगों ने डिमांड किया यानी लोन मांगा। लोन सस्ता है तो लोगों लोन लिया। अब जो लोन लिया 100 रुपया, तो 100 रुपया लोन लिया, तब क्या किया लोग इस बाजार में खर्च किया। अब बाजार में क्या क्या 100 किया, तो अब 100 प्लस 100 200 हो गया। तो अब क्या हो गया कि बाजार में मांग यानी 100 रुपया पहले से चल ही रहा था, अब 100 रुपया आ गया। तो क्या लोगों के पास पैसा जब आएगा तो क्या होता है, लोग खर्चा अधिक करते हैं। जब लोग अधिक पैसा खर्चा करते हैं तो क्या होता है, मांग बढ़ जाता है। वस्तु का मांग बढ़ा तो अब क्या होगा कि अब कोई भी वस्तु को जब मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब वो क्या करेगा, अधिक मूल्य लेगा यानी महंगाई बढ़ जाएगी, उस वस्तु पर अधिक पैसा लेगा। तो जब अधिक पैसा लेगा तो क्या होगा, मुद्रास्फीति आ जाएगी। जब मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन लाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी। अब इन्फ्लेशन आया यानी महंगाई आ गई, तो लोग अब खरीद नहीं पाएंगे वस्तु। तो जब खरीद नहीं पाएंगे तो क्या करेगी, अब सरकार क्या करेगी, तब लाएगी मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति क्यों लाती है, क्योंकि मौद्रिक नीति दो तरीका का होता है, एक होता है परिणात्मक, एक होता है गुणात्मक। परिणात्मक क्या होता है, CRR जो हम की पहले बता चुके हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट पॉलिसी, रेपो रेट, ये सब लाती है जिससे कि मुद्रा को नियंत्रण किया जा सके। तो समझते हैं कि मुद्रा का नियंत्रण कैसे करते हैं। CRR हमने समझा चुका है कि कैसे, ये हमने मौद्रिक गुणांक में हमने समझा दिया था CRR। अब बैंक रेट लाती है जिससे कि मुद्रा को नियंत्रण करे। यानी यह बैंक रेट होता है कि व्यावसायिक बैंक को कितना इंटरेस्ट पर क्या दिया जाए, पैसा दिया जाए। तो वो अभी वर्तमान में है 5.25% है, इतना पर बिहार सरकार राज्य सरकार देती है इंटरेस्ट पर बैंक, कमर्शियल बैंक को। उसके बाद ओपन मार्केट पॉलिसी में बॉन्ड बेचा और खरीदा जाता। उसके बाद ये ओपन मार्केट दो तरीके का होता है, एक पूर्ण रूपेण, एक रेपो रेट। पूर्ण रूपेण होता है अस्थायी, जो प्रतिभूति को खरीदा और बेचा जाता है। उसके बाद बैंक रेपो रेट, ये 5.50% होता है, जो जिसकी कीमत और तिथि निर्धारित है। जैसे ये बैंक रेपो रेट ये होती है 12 घंटे की, और उसके बाद 7 दिन की और 14 दिन की अधिकतम होती है। अब ये कैसे करता है, यानी अगर CRR हो गया, उसके बाद SLR, उसके बाद रेपो रेट, बैंक रेट,
बैंक रेट अगर ये बढ़ाई तो यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई तो लोगों के पास पैसा क्या होगा, कम होगा। पैसा क्या होगा, कम होगा। अगर यही घटाती है तो लोगों के पास क्या होगा, पैसा बढ़ता जाएगा। तो समझ में आया। यानी अगर ये सभी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो क्या होगा कि पैसा लोगों के पास क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट यहाँ हमने बताया 20% ये है और 5% ये है, अगर इसको बढ़ा देगी, इसको 30 कर देगी, इसको 20 कर देगी, इसको कर देगी 20, उसके बाद इसको कर देगी क्या कहते हैं 5 है, इसको 20 कर देगी, तो क्या बैंक ऋण लेगा? बैंक, कॉमर्शियल बैंक ऋण लेता है तो कोई लोग बैंक की तरह 20% पर 22% पर इंटरेस्ट लेगा? नहीं लेगा। तो लोगों के पास पैसा कम होगा तो क्या होगा, मुद्रास्फीति आएगी तो वो कम हो जाएगी। लेकिन वही जब मंदी आएगा यानी क्या हो कि मंदी हो, यानी पैसा लोगों के पास नहीं हो, तो लोगों के पास नहीं हो तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक यानी RBI इस सब को घटा देगी। इस सब को जब ये घटाई, इस सब को क्या होगा, इस सब को घटाएगी, इंटरेस्ट रेट घटाई तो क्या होगा कि ऋण क्या हो गया, सस्ता हो गया। अब सस्ता हो गया तो पैसा क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक यानी RBI सेंट्रल बैंक, SBI, HDFC बैंक, जितने पंजाब नेशनल बैंक, ये सब क्या होगा, इंटरेस्ट लेगा RBI से। अब इंटरेस्ट लेगा कम ब्याज दर पर, क्या होगा, लोगों को पैसा उठाएंगे। अब लोगों को पैसा आ गया तो मंदी दूर हो जाएगा। यानी लोगों को जब खर्च नहीं था तो वो क्या होगा, ये नहीं बिक रहा सामान। तो अभी क्या चल रहा था, मंदी चला था, तो मंदी में क्या हुआ कि पैसा लोगों के पास आया और लोग सब वस्तु खरीदने लगे। तो क्या हो गया कि मंदी धीरे धीरे गायब होते जाएगा। समझ में आया। आप समझते हैं गुणात्मक क्या होता है। गुणात्मक में व्यावसायिक बैंक को राजी किया जाता है, यानी केंद्र सरकार बैंकों को प्रोत्साहित करती है, नैतिक कर्तव्य जगाती है कि आप ऋण दें। जैसे नाबार्ड किसको देती है, सिर्फ किसको, किसान को ही देती है, फसल के लगाने के लिए। अब MSME को भी देती है दूसरे बैंक। तो ये क्या है, प्रोत्साहित करती है। समझ में आया।